ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ हार्मोन। असल में जो बाकी जितने भी हार्मोन्स है, पिट्यूटरी हार्मोन्स है, वो किसी स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर TSH है तो वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ACTH है तो वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। इसी तरह अगर प्रोलैक्टिन है तो वो मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। गोनेडोट्रोपिन है तो वो हमारे ओवरीज एंड टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। बट ग्रोथ हार्मोन जो है इसका इफेक्ट बॉडी के हर एक टिश्यू पे होता है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टिश्यू उन पे इसका इफेक्ट होता है। सो ग्रोथ हार्मोन जो है हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी जो हार्मोन्स है TSH, ACTH, गोनेडोट्रोप्स एंड जो प्रोलैक्टिन है, सो वो हम उसी ग्लैंड के चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब कि अगर हम थायराइड ग्लैंड का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी साथ में पढ़ेंगे। सो ग्रोथ हार्मोन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। ये एक स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसमें 191 अमीनो एसिड्स होते हैं और वो अमीनो एसिड सिंगल चेन में होते हैं। इसकी सब यूनिट्स अल्फा बीटा वगैरह नहीं होते, सिंगल चेन में होते हैं 191 अमीनो एसिड्स। मोलिकुलर वेट इज 22,005 और ग्रोथ हार्मोन जो है ये ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टिश्यूज की ग्रोथ करता है। जितने भी बॉडी के टिश्यूज है अगर वो कैपेबल है ग्रोथ की, मतलब अगर उनमें ग्रोथ पॉसिबल है तो उसमें ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट जरूर होता है। जो ग्रोथ हार्मोन करता है क्या है कि ये साइज को भी इंक्रीज करता है। मतलब एक सेल है तो उसको बड़ा करना जो है वो ग्रोथ हार्मोन का काम है। वो ये इंक्रीज करता है माइटोसिस को भी, मतलब सेल डिवीजन को ये इंक्रीज करता है। सो अल्टीमेटली ये क्या करता है कि नंबर ऑफ सेल्स को भी ये इंक्रीज करवाता है। एंड स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन भी ये करता है। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि एक ग्रोथ को एक सेल टाइप को दूसरे सेल टाइप में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल स्टेम सेल्स है, सो उन स्टेम सेल से मसल सेल बनाना है, उससे नर्व सेल बनाना है, उससे ब्लड सेल बनाना है, उससे किस टाइप का सेल बनाना है, सो वो डिपेंड करता है ग्रोथ हार्मोन पे। बोन की ग्रोथ हार्मोन्स सॉरी बोन की ग्रोथ सेल्स या मसल की ग्रोथ सेल्स, तो उनसे क्या उनको किस सेल में डिफरेंशिएट करना है, तो ये जो है ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। सो एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन जो है ये हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे इस फर्स्ट ग्राफ में आप देखिए, सो ये जो है रेड पे कुछ स्टडीज हुई है, 2 रेड्स पे स्टडी हुई है। एक जो है कंट्रोल रेड है, मतलब उसको ग्रोथ हार्मोन नहीं दिया जा रहा था। दूसरा जो है वो उसको डेली बेसिस पे ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करवाया जा रहा था। सो आप दोनों की ग्रोथ को देख लें, उनकी बॉडी वेट को आप देख लें। सो ये जो है कंट्रोल है, इसमें ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट नहीं हो रहा था, सो उसकी ग्रोथ को आप देख लें। दूसरा ये रेड वाला आप देखें, सो उसमें ग्रोथ हार्मोन दिया जा रहा था। सो दोनों 600 डेज के बाद आप दोनों की ग्रोथ को देखें। सो ये 200 एंड 300 के बीच में है जिसको ग्रोथ हार्मोन नहीं दिया जा रहा था, और दूसरे वाले को देखें सो वो 500 तक इंक्रीज हो जाता है उसकी बॉडी वेट जो है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करते हैं कि वो टिल एडल्टहुड हमारे बॉडी के सारे जो टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ करवाते हैं। लेकिन एडल्टहुड के बाद जो है फिर हमारे बोन्स की ग्रोथ जो है वो नहीं होती। बाकी टिश्यूज की होती है, बहुत सारे टिश्यूज की ग्रोथ होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल मसल सेल्स है तो उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन जो बोन सेल्स है तो उनकी फिर ग्रोथ नहीं होती एडल्टहुड के बाद। क्या होता है एडल्टहुड के बाद कि जो हमारा जो ग्रोथ प्लेट होता है, यहाँ पे जो एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट होता है, सो वो क्या करता है कि वो इवेंचुअली वो यूनाइट हो जाते हैं। एपिफिसिस और डायफिसिस जो है वो इवेंचुअली एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं, ग्रोथ प्लेट खत्म हो जाती है। सो जैसे ही ये यूनाइट हो जाते हैं, सो उसके बाद जो है बोन की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, उसके बाद बोन की ग्रोथ नहीं होती। सो इसलिए एडल्टहुड के बाद बोन और ग्रो नहीं कर सकता, बाकी टिश्यूज जो है उनमें ग्रोथ पॉसिबल होती है। सो ग्रोथ हार्मोन का काम जो है वो एडल्टहुड के बाद भी होता है, सिर्फ बोन पे नहीं होता।
ओके, ग्रोथ हार्मोन हैज सेवरल मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। सो जो उसके जनरल इफेक्ट्स है, मतलब बॉडी के हर एक टिश्यू की ग्रोथ करना, उनके नंबर इंक्रीज करना, साइज इंक्रीज करना। सो उसके अलावा इसके कुछ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक इफेक्ट्स भी हैं। स्पेसिफिक मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में 3 जो है वो मेन इफेक्ट्स है इसके। फर्स्ट वन क्या है कि ये बॉडी के हर एक सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवाता है। सेकंड, इसका काम क्या है कि जो हमारे बॉडी के एडिपोज टिश्यूज है, सो एडिपोज टिश्यूज से ये क्या करता है कि उससे फैट्स को मोबिलाइज करवाता है, मतलब उससे फैट्स को रिलीज करवाता है। वो फैटी एसिड कहाँ पे जाएंगे, वो हमारे ब्लड में जाएंगे। सो ब्लड में जो है फैटी एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और फिर उन्हीं फैटी एसिड को बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करता है। ठीक है, सो मतलब ये है कि बॉडी अगर कार्बोहाइड्रेट्स को या प्रोटीन्स को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पहले यूज कर रही थी, अब अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो ज्यादा फैट्स हमारे ब्लड में आएगा और ज्यादा फैटी एसिड्स जो है वो ये एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए यूज होंगे। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह है वो यूज नहीं होंगे। अच्छा, थर्ड इसका फंक्शन क्या है कि डिक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करता है कि ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है, मतलब ग्लूकोज की जो यूज है, वो जो है बॉडी की वो कम करवाता है। ठीक है, सो 3 इसके मेन फंक्शन है: प्रोटीन को इंक्रीज करवाना, फैटी एसिड को यूज करना, एंड थर्ड जो है ग्लूकोज की यूज को कम करना। सही, सो ये 3 इसके मेन फंक्शंस है। जो फर्स्ट फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन का, कि ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स प्रोटीन डिपोजिशन एंड द टिश्यूज। प्रोटीन को जो है टिश्यू में इंक्रीज करवाता है। इसका स्पेसिफिक या कोई प्रिसाइज मैकेनिज्म जो है वो नाम नहीं है। इसमें एक नंबर ऑफ स्टेप्स है जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करने में, तो प्रोटीन की डिपोजिशन को इंक्रीज करने में, लेकिन स्पेसिफिक मैकेनिज्म कोई नहीं है। अच्छा, सो डिफरेंट मैकेनिज्म है। फर्स्ट वन क्या है कि एनहेंसमेंट ऑफ अमाइनो एसिड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। Second is enhancement of RNA translation to cause protein synthesis by the ribosome, increased nuclear transcription of DNA to form RNA, and decreased catabolism of protein and amino acid. So इन स्टेप को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती कैसे है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, सो अब ये पूरे प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है कि सबसे पहले जो स्टेप होते हैं वो ये होती है कि डीएनए जो है वो अनबाइंड हो जाता है। ये जो है डीएनए ये खुल जाता है, अनबाइंडिंग हो जाती है। फिर उससे क्या होता है कि उससे आरएनए बन जाता है और वो आरएनए लीव करता है न्यूक्लियस को, वो मैसेंजर आरएनए बन जाता है। सही है। अच्छा, फिर मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम के साथ। ये जो ग्रीन नजर है ये राइबोसोम है, राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है और फिर जो है टीआरएनए इसके लिए अमीनो एसिड लेके आता है। ये जो है ये अमीनो एसिड है। सो ये टीआरएनए उसके लिए अमीनो एसिड लेके आता है और फिर जो है उस अमीनो एसिड को कंबाइन किया जाता है, उसको अटैच किया जाता है एक दूसरे के साथ और उससे एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन बन जाता है। सही है। सो जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो न्यूक्लियस के बाद जो बाहर हो रहा है साइटोप्लाज्म में, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। सो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व है प्रोटीन के डिपोजिशन में वो ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर लेता है फॉर अमीनो एसिड। सो जितना ज्यादा अमीनो एसिड होगा सेल के अंदर, इसकी सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा अमीनो एसिड अंदर आएगा ना। तो जितना ज्यादा अमीनो एसिड अंदर होगा तो उतना ही ज्यादा वो प्रोटीन की सिंथेसिस में यूज होगा। सो ये फर्स्ट मैकेनिज्म हो गया। सेकंड मैकेनिज्म क्या है कि ये ट्रांसलेशन को इंक्रीज करवाता है। राइबोसोम जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैसेंजर आरएनए को यूज करे और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स बनाए। सही है। सो ये ट्रांसलेशन को एनहेंस करवाता है। अच्छा, जो थर्ड मैकेनिज्म है वो क्या है कि ये जो है न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करवाता है। मतलब डीएनए की अनबाइंडिंग ज्यादा होती है और उससे मैसेंजर आरएनए ज्यादा बनते हैं।
सही है। सो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड है, 24 to 48 आवर्स ये स्टेप लेता है। अच्छा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोटीन की बेसिक जो है वो इस स्टेप से स्टार्ट होती है। जो प्रोटीन की सिंथेसिस की बेसिक्स है ना, वो इसी स्टेप से स्टार्ट होती है, ट्रांसक्रिप्शन से। तो इस वजह से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। अगर ज्यादा मैसेंजर आरएनए बनेंगे, ज्यादा राइबोसोम उसको यूज करेंगे और ज्यादा ही प्रोटीन बनेंगे। सही है। सो ये 3 प्रोसेस हो गए जो कि प्रोटीन की डिपोजिशन या प्रोटीन की सिंथेसिस में यूज होते हैं। इसके अलावा जो 4th स्टेप है वो ये है कि डिक्रीज्ड कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। प्रोटीन और अमीनो एसिड की कैटाबॉलिज्म या प्रोटीन एंड अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन को ये कम कर लेता है। अब ब्रेकडाउन को कम कैसे करता है? क्योंकि ये फैटी एसिड को मोबिलाइज करता है ना, और फिर फैटी एसिड ही एज एनर्जी सोर्स यूज होता है, एनर्जी के लिए फैटी एसिड ही यूज होते हैं। सो उस वजह से प्रोटीन जो है, प्रोटीन को ये स्पेयर करता है। सो एज अ प्रोटीन स्पेयर ये काम करता है, प्रोटीन को फिर यूज नहीं करवाता, उसकी कैटाबॉलिज्म नहीं करवाता। सो अगर प्रोटीन कम यूज होंगे, कैटाबॉलिज्म उनकी कम होंगी, तो ऑब्वियसली वो जो है बॉडी में इंक्रीज होते रहेंगे। सही है। सो दीज आर द स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व है प्रोटीन डिपोजिशन में growth hormone के through. Okay, the second important function of growth hormone is growth hormone enhances fat utilization for energy. इस तरह हमने पहले बात की कि growth hormone क्या करता है कि ये फैट की मोबिलाइजेशन करवाता है। जब ये फैट की मोबिलाइजेशन करवाता है एडिपोज टिश्यू से, सो फैट की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे ब्लड में जो है वो इंक्रीज होती जाती है। फिर ग्रोथ हार्मोन का एक और फंक्शन ये भी है कि ये फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। फिर एसिटाइल को एंजाइम ए जो है ये कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर कीटोन्स जो है वो एज एनर्जी सोर्स यूज होते हैं। सही है। सो ग्रोथ हार्मोन जो है ये फैट को जो है ज़्यादातर एनर्जी के लिए यूज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को नहीं करता। सो इस वजह से जो हमारे बॉडी का लीन बॉडी मास है वो इंक्रीज हो जाता है। लीन बॉडी मास क्या होता है? गेन बॉडी मास असल में डिफरेंस होता है टोटल बॉडी वेट माइनस फैट वेट। सही है। सो फैट अगर कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारे बॉडी का लीन बॉडी मास है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा बन रहा है और फैट जो है वो ज्यादा यूज हो रहा है। सही है। तो इस वजह से लीन बॉडी मास इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, कीटोजेनिक इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन। सो कीटोजेनिक इफेक्ट इसका क्या हो सकता है ग्रोथ हार्मोन का? ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज्यादा होगा सो फैटी एसिड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा, फिर जो है वो कन्वर्ट होंगे कीटोन्स में। कीटोन्स जो है ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये हमारे लिवर की जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स होते हैं ना, सो उसमें ये सारे प्रोसेस जो है वो होते रहते हैं। सो अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा होगा, सो फैटी एसिड जो है वो बहुत ज्यादा कन्वर्ट होगा कीटोन्स में, और कीटोन्स जो है वो एसिडिक है। सो वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की पीएच को ड्रॉप कर लेते हैं। सो बॉडी की पीएच अगर ड्रॉप हो जाती है एसिडिक नेचर की वजह से, तो इसको फिर कहते हैं कीटोसिस। सही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या कर सकता है कि ये फैटी लिवर भी कर सकता है, मतलब लिवर की जो सेल्स है तो उसमें फैट्स की डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है और उसको कहते हैं फैटी लिवर। तो ये जो है फैटी लिवर भी कॉज कर सकता है और ये कीटोसिस भी कॉज कर सकता है अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए। सही है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख लें, तो ये वाला जो है ये हेल्दी लिवर है, जिसमें सारे सेल्स आप देखें सारे रेड रेड है। ये फैटी लिवर है, इसमें आप देखें जो सेल्स है वो येलो येलो से नजर आ रहे हैं। ये असल में फैट्स को शो कर रहे हैं कि फैट्स की डिपोजिशन जो है वो लिवर में ज्यादा हो रही है। Okay, so the third specific function of growth hormone is to decreases carbohydrate utilization. अच्छा, अब ये जो है ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन को कम करता है। कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन में भी डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन द टिश्यू सच एज स्केलेटल मसल एंड फैट, इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर एंड इंक्रीज्ड इंसुलिन सिक्रीशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए, तो इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन हमारे पैंक्रियास से रिलीज होता है। उसका काम ये होता है कि वो क्या करते हैं कि एडिपोज टिश्यूज हमारे लिवर एंड मसल टिश्यू को ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की अपटेक करें
और ग्लूकोज की लेवल जो है वो ब्लड में ड्रॉप हो जाए। सही है। तो इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि ग्लूकोज को कम करना है इन द ब्लड। अच्छा, अब ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं कि ये उसका बिल्कुल इंसुलिन का बिल्कुल अपोजिट फंक्शन ये परफॉर्म करता है। ये क्या करता है कि ये एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स को स्टिमुलेट करवाता है कि उससे कि उसमें जो है ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो ना चला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में ही रहे। सही। इस लिवर पे इसका फंक्शन क्या होता है कि ये लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करे। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि और किसी सोर्स को यूज़ करके उससे ग्लूकोज की प्रोडक्शन उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस करे ना। सो असल में वो क्या करता है ग्रोथ हार्मोन एज अ होल, इसका कंबाइंड फंक्शन इसका क्या होता है कि ये ब्लड में जो है ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज करता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट फंक्शन हो जाता है टू इंसुलिन। सो ग्रोथ हार्मोन जो है अगर ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवाता है तो जो बॉडी उसको सेंस करती है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, सो वो ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करते हैं और उस इंसुलिन को सिक्रीट पर उसको रेजिस्ट कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। सही है। सो ये जो है एक डायबिटीज टाइप 2 की तरह इसके सारे इफेक्ट्स होते हैं। मेटाबॉलिक जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो बिल्कुल डायबिटीज टाइप 2 की तरह होता है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन तो सिक्रीट होता है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड कर रहा है। इंसुलिन तो है लेकिन वो अपना फंक्शन नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। सो इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इंड्यूस्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। सही है। सो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट जो है वो एक डायबिटोजेनिक टाइप इफेक्ट है इसका। ग्लूकोज को जो है वो इंक्रीज करवाना है। Okay. Growth hormone stimulates cartilage and bone growth. अब हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ हार्मोन का बोन पे क्या इफेक्ट होता है। सो इस ग्रोथ हार्मोन का जो मेन इफेक्ट होता है वो हमारे स्केलेटल फ्रेम को एनहेंस करना है, उसको ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लेंथ को इंक्रीज करना है। सो ग्रोथ हार्मोन जो है इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या है कि इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन बाय कॉन्ड्रोसाइटिक एंड ऑस्टियोजेनिक सेल्स दैट कॉज बोन ग्रोथ। अच्छा, कॉन्ड्रोसाइटिक क्या होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स जो है ये असल में कार्टिलेज के सेल्स होते हैं। ऑस्टियोजेनिक कौन से होते हैं? जो हमारे बोन के सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोजेनिक सेल्स कहते हैं। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स दोनों में जो है प्रोटीन की डिपोजिशन को इंक्रीज करवाते हैं। सेकेंड जो है इनकी इंक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस सेल्स, ये कॉन्ड्रोसाइट्स को भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और ऑस्टियोसाइट्स को भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सही है। अच्छा, स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग कॉन्ड्रोसाइट्स इन ऑस्टियोजेनिक सेल थस काउजिंग डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन। थर्ड इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे जो कॉन्ड्रोसाइट्स है उनको कन्वर्ट करते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स में, मतलब कार्टिलेज की सेल्स को कन्वर्ट करते हैं बोन सेल्स में और इस वजह से बोन जो है बोन में न्यू डिपोजिशन होती है, बोन की जो साइज है, जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। सही है। तो ये इसकी तीन मेन फंक्शंस हैं। यहाँ पे अब देखिए सारे जो है हमारे बोन के सेल्स है। बोन के सेल्स में जो है ऑस्टियोसाइट्स है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोजेनिक सेल्स है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है। अच्छा, ऑस्टियोजेनिक से हम स्टार्ट लेंगे। ऑस्टियोजेनिक जो है ये हमारे स्टेम सेल्स होते हैं जो जिन्होंने फिर ये जो है इनमें बहुत ज़्यादा माइटोसिस जो है वो हाई रेट से होती है ऑस्टियोजेनिक सेल्स में। ये ऑस्टियोजेनिक सेल अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब अब इसमें जो है डिफरेंशिएशन होगी, ये कन्वर्ट होगी ऑस्टियोब्लास्ट में। ऑस्टियोब्लास्ट जो है इनमें माइटोसिस नहीं होती और ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये मैट्रिक्स रिलीज करते हैं। ये असल में बोन फॉर्मिंग सेल है। सही है। तो ये मैट्रिक्स रिलीज कर लेते हैं और ये जब बहुत मैच्योर हो जाते हैं तो इनको फिर हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। दीज आर द मैन बॉडी जो बोनी टिश्यू है ना, जिस तरह हमारे मसल की सेल्स होते हैं माइस्टेट, उसी तरह बोन की सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट्स जो मैच्योर बोन की सेल्स होते हैं। अच्छा, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट रीअब्सॉर्ब करते हैं जो ओल्ड बोन होता है ना, तो उस ओल्ड बोन को खत्म करते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक। तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन की फॉर्मेशन करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? वो बोन को खत्म करते हैं। अच्छा, जो बोन की ग्रोथ में दो मैकेनिज्म मेनली इन्वॉल्व होते हैं, वो दोनों मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मैकेनिज्म ये है कि हमारे बोन की जो ग्रोथ होती है
वो एपिफिजियल कार्टिलेज पे होती है। एपिफिजियल कार्टिलेज क्या करते हैं कि ये हमारे एपिफिसिस को शेफ्ट के साथ जो है कनेक्ट करता है। सही, यहाँ पे आप देखिए ये एपिफिजियल कार्टिलेज है। सो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि ये इस कार्टिलेज में न्यू डिपोजिशन जो है वो ज्यादा कर लेता है, मतलब कार्टिलेज की फॉर्मेशन ज्यादा कर लेता है। और दूसरा ये क्या करता है कि उस कार्टिलेज को फिर कन्वर्ट कर लेता है इनटू बोनी टिश्यूज, तो कॉन्ड्रोसाइट्स को कन्वर्ट करता है इनटू ऑस्टियोसाइट। सो उसकी वजह से जितनी ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स बनेंगे उतनी ही ज्यादा वो ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट होंगे और उसकी वजह से बोन की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है कि हमारे जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि बोन को रीएब्सॉर्ब करते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं वो हमारे न्यू बोन की फॉर्मेशन करते हैं। सो ग्रोथ हार्मोन जो है ये बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं हमारे ऑस्टियोब्लास्ट को। सो ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसका फंक्शन, उसका जो बैलेंस था ऑस्टियोब्लास्ट का वो डिस्टर्ब हो गया। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बहुत ज्यादा फॉर्मेशन, बोन की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट होता है ऑस्टियोब्लास्ट पे कि उसको स्टिमुलेट करे तो बोन की फॉर्मेशन और भी ज्यादा होती जाएगी। सो इसकी वजह से जो हमारे बोन्स है वो ज्यादा थिक होते जाएंगे, और कुछ बोन्स जो है वो हमारे जो मेम्ब्रेन्स कुछ बोन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एडल्टहुड के बाद भी उनकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती रहती है। लाइक हमारे जो जॉ बोन्स होते हैं या हमारे जो स्कल के बोन्स होते हैं, तो वो जो है आफ्टर एडल्टहुड भी उनमें इंक्रीज आता रहता है, और वो इस प्रोसेस की वजह से होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को। सो इस वजह से बोन की ग्रोथ जो है वो होती रहती है। लेकिन ये कुछ बोन्स में होता है, सिर्फ मेम्ब्रेन्स बोन्स में होता है, इसके अलावा और में नहीं होता। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे सोमेटोमेडिन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। सो ग्रोथ हार्मोन जो है वो अपना फंक्शन इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस के थ्रू परफॉर्म करता है, और उस इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस को कहता है सोमेटोमेडिन्स। अगर हम क्या करें कि हम जो है किसी कॉन्ड्रोसाइट्स की बॉडी के बाहर उसकी कल्चर करें ना, और उस पर हम ग्रोथ हार्मोन्स को हम सप्लाई करें, सो उसमें जो है उसमें एनलार्जमेंट या उसमें प्रोलिफरेशन नहीं होती उन कॉन्ड्रोसाइट्स में। लेकिन अगर वही कॉन्ड्रोसाइट्स अगर हम बॉडी में इंजेक्ट करें और फिर उनको हम ग्रोथ हार्मोन दें तो फिर उनकी जो है प्रोलिफरेशन हो जाती है, उनमें ग्रोथ हो जाती है। सो इसका मतलब ये है कि बॉडी में कुछ ऐसे इंटरमीडिएट चीज़ें होती है जो कि ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट जिसके थ्रू जो है ग्रोथ हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म करवाता है, और वो इंटरमीडिएट चीज़ें क्या है वो है सोमेटोमेडिन्स। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि ये जो है हमारे लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो जो है स्मॉल प्रोटीन्स बनाए, और उन प्रोटीन्स को सोमेटोमेडिन्स कहते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, इनका इफेक्ट सेम होता है जिस तरह इंसुलिन के ग्रोथ फैक्टर्स का होता है। इंसुलिन कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को स्टिमुलेट करवाते हैं और उसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, और इंसुलिन का ये भी फंक्शन होता है कि टिश्यू को स्टिमुलेट करता है कि वो न्यूट्रिएंट्स ले ले, वो ग्लूकोज ले ले, और वो जो है ग्रोथ करे। सो सोमेटोमेडिन्स का इफेक्ट भी इंसुलिन की तरह होता है, सो इस वजह से इसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन सोमेटोमेडिन्स जो है वो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, 4 टाइप्स हैं उनके, लेकिन उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा वो है सोमेटोमेडिन सी, और इसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। सो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है इसकी मॉलिक्यूलर वेट 7500 है, और कंसंट्रेशन जो है इसकी वो डिपेंड करती है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन पे। अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो वो ज़्यादा लेवल को स्टिमुलेट करेंगे और वो ज़्यादा सोमेटोमेडिन्स बनाएंगे। सो अगर ग्रोथ हार्मोन कम है सो कम सोमेटोमेडिन्स बनेंगी। सो कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड करते हैं ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन पे। अच्छा, कुछ जो अफ्रीकन्स होते हैं उनमें सोमेटोमेडिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आइडेंटिफाई हो चुका है कि उनकी बॉडी में जो है सोमेटोमेडिन्स कम होते हैं। ग्रोथ हार्मोन उनमें सही होता है, नॉर्मल अमाउंट उसका होता है, लेकिन सोमेटोमेडिन्स कम होते हैं। उस वजह से उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। कुछ ड्वार्फ्स में भी आइडेंटिफाइड हो चुका है कि उनमें भी जो है सोमेटोमेडिन्स की प्रॉब्लम होती है, सो इस वजह से उनकी जो है हाइट इंक्रीज नहीं होती।
अच्छा, ग्रोथ सोमेटोमेटिन्स के जो है कुछ ये भी ऐसा भी आइडेंटिफाई हो चुका है कि अगर हम डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन को किसी टिश्यू पे सप्लाई करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की किसी टिश्यू को, सो उसमें अगर सोमेटोमेटिन्स नहीं भी है लेकिन फिर भी उसमें ग्रोथ हो जाती है, सो ये maybe there is some local effect of the growth hormone कि वो locally कुछ सोमेटोमेटिन्स बनाए, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, वो आइडेंटिफाइड अभी तक नहीं हुआ हो चुका है कि सोमेटोमेटिन्स अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं या ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोमेटिन्स का स्पेसिफिक रिलेशनशिप क्या है। लेकिन फिर भी इतना जितना आइडेंटिफाइड हो चुका है तो वो इतना ही है कि ग्रोथ हार्मोन के लिए इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है और वो इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस जो है वो सोमेटोमेटिन्स है। सही है। ओके, रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। सो ग्रोथ हार्मोन की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा में वो एडल्ट में होती है 1.6 to 3 नैनोग्राम पर ml, और चाइल्ड और एडोलेसेंट में जो है देयर इज 6 नैनोग्राम पर ml। सो ये वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, 50 तक ये पहुंच सकती है अगर बॉडी में प्रोटीन्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की जो है कमी बहुत ज़्यादा हो जाए, सो उसमें जो है ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। प्राइमरीली ये कंसिडर किया जाता था कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये सिर्फ ग्रोथ की पीरियड्स में ही ज़्यादा रिलीज होता है। मतलब अगर बच्चे को हम देख ले सो उस टाइम पे ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, सो ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा होते हैं, या अर्ली चाइल्डहुड में। सो ऐसा नहीं होता, ये अनट्रू सी बात है। आफ्टर एडोलेसेंस जो है ओल्ड एज तक हम जितना चाहते हैं, सो फिर जो है 25% तक ये फॉल कर जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। मतलब अगर पहले 100% रिलीज हो रहा था तो बहुत ओल्ड एज में 25% रिलीज होता है। सो 25% तक ये गिर जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। ये जो है पल्सेटाइल पैटर्न में रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। पल्सेटाइल का मतलब होता है कि कभी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, कभी ये बहुत कम रिलीज होता है। ये डिपेंड करता है बंदे के न्यूट्रिशन पे, बंदे के स्ट्रेस लेवल पे, बहुत सारे जो फैक्टर्स है जो कि स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को। वो इस टाइप में गिवन है कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो कम हो जाए या हमारी बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसीज आ जाए, तो उस वजह से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया जो है, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज। हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा पोटेंट स्टिमुलेटर है ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मतलब अगर हाइपोग्लाइसीमिया एक्यूटली अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए ना, सो वो डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन को बहुत ज़्यादा रिलीज करवाते हैं। लेकिन एक्यूट अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी आ जाए, सो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता जितना एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं। इसके अलावा डिक्रीज ब्लड फ्री फैटी एसिड। अगर ब्लड में फैटी एसिड कम हो जाए सो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा कि वो हमारे जो एडिपोज टिश्यूज है उनसे फैटी एसिड को मोबिलाइज करवाएगा और ब्लड में फैटी एसिड को इंक्रीज करवाएगा। सही है। अच्छा, इंक्रीज्ड ब्लड अमाइनो एसिड अगर ज़्यादा है ब्लड में, तो उसमें भी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। ट्रॉमा, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट हो तो उसमें भी ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का इफेक्ट उस पर होता है। डीप स्लीप के स्टेज 2 and 4 में भी ये ज़्यादा रिलीज होता है। असल में स्लीप के जो फर्स्ट 2 आवर्स होते हैं ना, सो उसमें भी ग्रोथ हार्मोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आता है? हमारे हाइपोथैलेमस से आता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ज़्यादा सिक्रीट करता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करे। अच्छा, ग्रेलिन अगर ज़्यादा है, ये एक हार्मोन है जो कि मील से पहले रिलीज होता है हमारे स्टमक में। सो वो भी अगर ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ग्रोथ हार्मोन उसकी वजह से ज़्यादा उसकी सिक्रीशन होगी। ये जो फैक्टर्स है वो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को। ये बिल्कुल अपोजिट है टू द स्टिमुलेटर्स। मतलब अगर ग्रोथ ग्लूकोज के कम लेवल उसको स्टिमुलेट कर रहा था तो ग्लूकोज का ज़्यादा लेवल उसको इनहिबिट करता है। तो ये जो है अपोजिट है टू द स्टिमुलेटर। सही है।